नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते की कोर्ट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें चल रहे किसान आंदोलन में उठाए गए बड़े मुद्दों में न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई और ऐसे में जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी की मांग भी शामिल थी। बता दें आपको कि सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मौखिक रूप से केंद्र सरकार से पूछा कि वह वास्तविक शिकायतों पर विचार करने के लिए तत्परता क्यों नहीं व्यक्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उसके आदेश को ये नहीं समझा जाना चाहिए कि ये उनका अनशन तुड़वाने के इरादे से किया गया है। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर चल रहे किसान के विरोध प्रदर्शन के तहत दल्लेवाल अनशन पर है और ऐसे में जस्टिस सूर्यकांत और सुधांशु दुलिया की पीठ ने कहा कि दल्लेवाल को इस बात की चिंता की जरूरत नहीं है कि अगर उन्हें चिकित्सा सहायता मिल जाती तो वह किसानों का विरोध कमजोर पड़ जाएगा। कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स और पंजाब सरकार की कार्रवाई या निष्क्रियता की भी आलोचना की, जिससे ये धारणा बन सकती है कि दल्लेवाल को ऐसी चिकित्सा सहायता देने का इस्तेमाल चल रहे विरोध प्रदर्शनों को तोड़ने के लिए किया जा सकता है। अदालत ने टिप्पणी की, आपके पंजाब के सरकारी अधिकारियों द्वारा मीडिया में जानबूझकर धारणा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि न्यायालय उन पर दल्लेवाल अनशन तोड़ने के लिए दबाव बना रहा है। हमारे निर्देश उनका अनशन तोड़ने के नहीं थे। हमने सिर्फ इतना कहा था कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और फिर उनका अनशन जारी रह सकता है। अस्पताल में भर्ती होने का मतलब ये नहीं है कि अनशन टूट गया। हमारी चिंता उनके जीवन को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है। एक किसान नेता के रूप में उनका जीवन अनमोल है और वे किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े नहीं हैं। वे केवल किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने न्यायालय को आश्वासन दिया, संबंधित हितधारकों के साथ एक समिति गठित की गई और राज्य ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि दल्लेवाल को आवश्यक सहायता मिले। न्यायालय ने ये मामले में आगे की सुनवाई 6 जनवरी सोमवार तक टालने की सहमति जताई। न्यायालय को बताया गया कि दल्लेवाल ने उन्हें चिकित्सा सहायता देने के प्रयासों को इस चिंता के कारण अस्वीकार कर दिया कि इससे किसानों का आंदोलन कमजोर हो सकता है। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर नामांकन शुल्क जो वर्तमान में आए फैसले के आधार पर 750 रुपए है को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने के निर्देश देने की मांग की है। यह आवेदन गौरव कुमार बनाम भारत संघ मामले में दायर किया गया। बता दें, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में अपने फैसले में कहा था कि बार काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 के तहत निर्धारित सीमा के अधिक नामांकन शुल्क नहीं ले सकते हैं और ऐसे में 1961 वर्तमान आवेदन के माध्यम से बीसीआई ने फीस बढ़ाने के लिए अधिवक्ता अधिनियम के संशोधन करने के लिए कदम उठाने के केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है। आवेदन की प्रकृति पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए न्यायालय ने इस मुद्दे पर भारत के अटॉर्नी जनरल आर.के. वेंकटरमणि से सहायता मांगी है और ऐसे में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता और बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने अदालत को अवगत कराया कि बीसीआई नामांकन शुल्क को संशोधित करने के लिए 1961 अधिनियम में संशोधन करने के निर्देश देना चाहती है। 25,000 और बीसीआई का फंड शुल्क रुपए सामान्य वर्ग के लिए 6,250 रुपए और SC/ST के नामांकन शुल्क रुपए होगा और ऐसे में 10,000 स्टेट बार काउंसिल की ओर से 2500 बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आरबीआई मुद्रास्फीति कैलकुलेटर के अनुसार इसे संशोधित करने की स्वतंत्रता के साथ ही हालांकि न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने सवाल किया है कि इससे न्यायालय की क्या भूमिका है। ये बताया गया है 1961 के अधिनियम
में 1993 में एक संशोधन ने वैधानिक नामांकन शुल्क को बढ़ाकर 750 कर दिया था। अब जब राज्य बार काउंसिलों को 600 रुपए से अधिक वसूलने पर रोक लगा दी गई है, तो बार काउंसिल और बीसीआई अपनी बेमौत मर जाएंगे। बता दें आपको कि क्योंकि वे काउंसिल के सामने आने वाली वित्तीय संकट से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला विवाद मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई को सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना के पास भेज दिया है। बता दें आपको, जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा है कि चूंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले चीफ जस्टिस की बेंच की सुनवाई कर रही है और इसीलिए इस मामले को सीजेआई के सामने ही रखा जाए। कोर्ट ने ये आदेश मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई उसे दलीलों को सुनने के बाद दिया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि मामला भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ही आता है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इजाजत के बाद हो रहे सर्वे पर रोक की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट आया है। वह सुप्रीम कोर्ट ने तब मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सर्वे पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया था, लेकिन साथ ही साफ कर दिया था कि सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट अभी कोई कार्रवाई न करे और धार नगरी की ऐतिहासिक भोजशाला के सर्वेक्षण के बाद एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि परिसर के चांदी, तांबे, एल्यूमीनियम और स्टील के कुल 31 सिक्के बीते दिनों पास पाए गए थे और ये सिक्के इंडो ससैनियन 10वीं 11वीं सदी, दिल्ली सल्तनत 13वीं 14वीं सदी, मालवा सुल्तान 15वीं 16वीं सदी, मुगल 15वीं 16वीं सदी के काल के हैं और ये सिक्के 18वीं सदी यानी कि शताब्दी के धार राज्य में वर्तमान संरचना में पाए गए थे। साइट पर पाए गए सबसे पुराने सिक्के इंडो ससानियन के सिक्के हैं और 10वीं और 11वीं शताब्दी के हो सकते हैं। यह भी दावा किया गया है कि सिक्के तब के हैं जब परमार राजा धार में अपनी राजधानी के साथ मालवा में शासन कर रहे थे। जांच के दौरान कुल 94 मूर्तियां, मूर्तिकार कला के टुकड़े और मूर्ति कला चित्रण के साथ ही वास्तुशिल्प सदस्य देखे गए। बेसाल्ट, संगमरमर, शिल्स्ट और नरम पत्थर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बने हैं। खिड़कियों, खंभों और प्रयुक्त बीमा पर 4 सशस्त्र देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थी। इन पर उकेरी गई छवियों में गणेश, ब्रह्मा अपनी पत्नियों के साथ, नरसिंह, भैरव देवी देवता, मानव और पशु आकृतियां शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के मुआवजे में देरी को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ये व्यवस्था दी है कि अगर सरकार की ओर से अधिग्रहित जमीन के लिए मुआवजे के भुगतान में लंबे समय तक देरी होती है तो जमीन का मालिक अपने प्लॉट के लिए वर्तमान बाजार मूल्य के हकदार है। अदालत की ओर से ये फैसला दिए जाने से देश भर के कई किसानों और अन्य लोगों को खासी राहत मिलेगी। अब उन्हें पर्याप्त मुआवजा मिल सकेगा। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसने साल 2003 में बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए हजारों एकड़ भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की थी। अफसरों के सुस्त रवैये के कारण 22 साल से मुआवजे का इंतजार कर रहे भूमि मालिकों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है और कहा है कि कल्याणकारी राज्य में संपत्ति का अधिकार मानवाधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत ये संवैधानिक अधिकार है और किसी व्यक्ति को तत्परता से मुआवजा दिए बिना उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने 2003 में इस मामले में भूमि मालिकों को 2019 के बाजार मूल्य के हिसाब से मूल्य निर्धारित हुए मुआवजा देने का निर्देश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने अपीलकर्ता की भूमि पर कब्जा 22 नवंबर 2005 में ही कर लिया था, पर उसे मुआवजा नहीं दिया गया था।
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने कर्नाटक सरकार के प्राधिकरण की इस बात पर आलोचना की कि अधिकारियों की गहरी नींद और सुस्त रवैये के कारण अधिग्रहित जमीन के मालिकों को इतने साल बिना मुआवजा के रहना पड़ा। अपीलकर्ताओं की भूमि पर कब्जा लेने के बाद अथॉरिटी ने इसे नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज और उसकी सहयोगी कंपनी नंदी इकोनॉमिक कॉरिडोर एंटरप्राइजेज लिमिटेड को सौंप दिए, पर ऐसे अधिग्रहणों के लिए तत्काल कोई मुआवजा पारित नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 2002 में हुए एक हत्याकांड के मामले में उन्हें नोटिस जारी किया गया। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम की उम्र कैद की सजा सुनाई थी और कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। सीबीआई ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राम रहीम को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने मामले में बरी किए गए आरोपियों से जवाब मांगा है। 10 जुलाई 2002 की शाम सिरसा डेरे का प्रबंधक रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के पीछे एक गुमनाम चिट्ठी को वजह बताया गया। इसमें सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में गुरमीत राम रहीम द्वारा महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों को उजागर किया गया था। शक था कि डेरा के तत्कालीन प्रबंधक रंजीत सिंह ने उस चिट्ठी का प्रचार प्रसार करवाया था। इस चिट्ठी के सार्वजनिक होने और डेरा के मैनेजर की संदिग्ध हत्या के बाद बड़े पैमाने पर लोगों में आक्रोश पैदा हो गया था। 2003 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी और जांच के बाद सीबीआई ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 28 मई 2024 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई की सजा को खारिज करते हुए राम रहीम को बरी कर दिया था। सीबीआई ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। बता दें कि पंचकुला की इस विशेष सीबीआई अदालत ने रंजीत सिंह की हत्या में शामिल होने के लिए गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य अवतार सिंह, कृष्णलाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह को दोषी ठहराया था। सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में कहा है कि पतियों के लिए विक्टोरियन युग की पुरानी मानसिकता को त्यागने और ये समझने का समय आ गया है कि पत्नी का शरीर, निजता और अधिकार उसके अपने और पति के नियंत्रण या स्वामित्व के अधीन नहीं है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है और पति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी पत्नी के भरोसे, विश्वास और निष्ठा का सम्मान करे। कोर्ट ने कहा है कि पति और पत्नी के अंतरंग संबंधों के वीडियो साझा करना दोनों के बंधनों के लिए महत्वपूर्ण अंतर्निहित निजता का उल्लंघन है। जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने कहा है कि पत्नी पति का विस्तार नहीं है और बल्कि एक ऐसी व्यक्ति है जिसके अपने अधिकार, इच्छाएं, एजेंसी हैं और उनकी शारीरिक स्वास्थ्यता और निजता का सम्मान करना न केवल एक कानूनी दायित्व है बल्कि वास्तव में समान संबंध को बढ़ावा देने के लिए पति की नैतिक अनिवार्यता भी है। अदालत ने ये टिप्पणियां पति की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए की है, जिस पर पत्नी की जानकारी और सहमति के बिना अंतरंग कृत्यों का वीडियो गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने और उसके बाद उसे फेसबुक पर अपलोड करने से फिर पत्नी के चचेरे भाई के साथ साझा करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने आरोप पत्र को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67B के तहत मामले की पूरी आपराधिक कार्रवाई और आदेश को रद्द कर दिया गया है। साथ ही तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता का कानूनी रूप से विवाहित पति होने के नाते धारा 67B आईटी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। दूसरी ओर पति की याचिका को चुनौती देते हुए एजीए ने तर्क दिया है कि उसके खिलाफ गंभीर आरोप है। भले ही शिकायतकर्ता आवेदक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, लेकिन उसे उसका अश्लील वीडियो बनाने और उसे शिकायतकर्ता के चचेरे भाई के साथ साझा करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंध इस सिद्धांत के अपवाद नहीं है। पत्नी का शरीर उसकी अपनी संपत्ति है और उसके निजी और अंतरंग जीवन के सभी पहलुओं में उसकी सहमति सर्वोपरि है। पति की भूमिका स्वामी या मालिक की नहीं बल्कि एक समान भागीदार की है।
दलित अधिकार कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे ने 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा में उनकी कथित भूमिका के लिए उनके खिलाफ मामला बंद करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मई 2024 में एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ने मामले से बरी करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष तेलतुंबडे की याचिका को न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और एमएस मोदक की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई और जब न्यायमूर्ति कोतवाल ने मामले से खुद को अलग करने का फैसला किया। न्यायमूर्ति कोतवाल ने कहा कि उन्होंने एकल न्यायाधीश के रूप में कई जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की और न्यायिक औचित्य की मांग की है। इस पर एक अलग पीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए। एनआईए द्वारा तेलतुंबडे के खिलाफ मामला ये था कि वह दिसंबर एल्गर परिषद कार्यक्रम के संयोजक में से एक थे, जहां उन्होंने 1 जनवरी 2018 को दंगों को जन्म देने वाले भड़काऊ भाषण भी दिए थे। वह वर्तमान में इस मामले में जमानत पर बाहर हैं और एक विशेष अदालत ने जुलाई 2021 में उनकी जमानत याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के सदस्य थे। हालांकि नवंबर 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और बाद में सुप्रीम कोर्ट भी इसे बरकरार इसने रखा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस सारंग कोतवाल ने भीमा कोरेगांव मामले में एक आरोपी प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे की अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस कोतवाल, जो अब खंडपीठ का नेतृत्व कर रही हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने भीमा कोरेगांव मामले में तेलतुंबडे सहित कई आरोपियों को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की और फैसला सुनाया। जस्टिस कोतवाल ने मामले की सुनवाई शुरू होने पर कहा है कि मुझे लगता है कि न्यायिक मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं इन मामलों की सुनवाई नहीं करूंगा। तेलतुंबडे ने मुंबई की विशेष अदालत द्वारा मई 2024 में पारित आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूतों का हवाला देते हुए उन्हें मामले से मुक्त करने के लिए से इनकार कर दिया गया था। हालांकि जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस कोतवाल ने उक्त अपील की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीपीआई के नेता गोविंद पानसरे की हत्या 2015 में हुई थी और इस मामले में जांचकर्ताओं द्वारा की गई प्रगति की निगरानी खत्म करने का फैसला किया है। बता दें कि जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस कमल खट्टा की खंडपीठ ने आज ये टिप्पणी की है। जांच एजेंसी के लिए मुख्य कार्य 2 फरार आरोपियों का पता लगाना था और अदालत ने कहा है कि इस पहलू की निगरानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए स्पष्ट है कि जांच के लिए एकमात्र पहलू फरार 2 आरोपियों का पता लगाना है। केवल फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इस न्यायालय द्वारा जांच की निगरानी आवश्यक नहीं है। इसमें कहा गया है कि बेंच ने इन शर्तों पर मामले की उच्च स्तरीय या उच्च न्यायालय की निरंतर निगरानी के खिलाफ कुछ आरोपियों द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया है। हालांकि इसने ट्रायल कोर्ट को मुकदमे में तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि सुनवाई आयोजित की जानी चाहिए। दैनिक आधार पर पंसारे की फरवरी 2015 में कोल्हापुर में उनके घर के पास चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 5 दिन बाद उन्हें दम तोड़ दिया उन्होंने और उनकी बेटी स्मिता पंसारे ने हत्या की जांच की धीमी प्रगति पर चिंता जताते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि पानसरे और नरेंद्र दाभोलकर, एम कलबुर्गी और गौरी लंकेश जैसे अन्य कार्यकर्ताओं की हत्या में एक बड़ी साजिश थी। उन्होंने तर्क दिया कि चारों हत्याएं आपस में जुड़ी हुई थी और इन मामलों और इन हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड एक ही था। पानसरे की हत्या की जो जांच है पहले राज्य पुलिस के अपराध जांच विभाग की एक विशेष जांच टीम द्वारा की गई थी। अगस्त में 2022 उच्च न्यायालय के आदेश पर मामला आतंकवाद निरोधक दस्ते को स्थानांतरित कर दिया गया। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।